जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने आर्थराइटिस के ऊपर एक पूरी सीरीज शुरू की है और आज का ये वीडियो चौथा वीडियो है। पहला वीडियो जनरल आर्थराइटिस के ऊपर था, दूसरा वीडियो ठंडी के अंदर आपके जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है इसके ऊपर था और तीसरा वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस पर बेस्ड था कि आपके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, कौन से जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फैक्टर एग्रीवेट करते हैं। देखिए मेरे सामने 1, 2, 3 तीनों के आपको थंबनेल दिखाए हैं। इनके नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिटेल डाल रहा हूँ, लिंक पर जाकर के आप पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके संधिवात को अच्छे से ट्रीट कर पाएं और सर्जरी से बच पाएं। मेन चीज वो है। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो जो छोड़ा था डायग्नोसिस पर कि संधिवात की डायग्नोसिस कैसे हो। संधिवात जो है आपको डिफरेंट जोड़ों में हो सकता है, जिसकी शुरुआत अक्सर घुटने में या कमर के दर्द या गर्दन के दर्द से होती है। उसके बाद में हाथ की उंगलियों में आ सकता है, अंगूठे के जोड़ में बेस में आ सकता है या हिप में आ सकता है। तो एक्सरे से इसकी डायग्नोसिस होती है और अक्सर नी का एक्सरे जब हम लिखते हैं तो मरीज को कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे लेना। क्यों बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में लेने से? जिससे उसकी कार्टिलेज पूरी तरह दबे। जब दबेगी तो हड्डियां पास आएंगी और जो बीच का गैप है वो काली स्ट्रिप के रूप में दिखाई देता है, हड्डी सफेद दिखती है। तो उसे गैप अगर कम हो रहा होता है तो डॉक्टर बोलता है काली स्ट्रिप पतली पड़ गई है, इसका मतलब आपके घुटने का गैप कम हो गया है, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फिर हड्डी भी बढ़ जाती है। तो उसे देख करके डॉक्टर बताते हैं कि आपको संधिवात की शिकायत है, गैप पहले जैसा नहीं रह गया है और आपके घुटने का ग्रीस भी पहले जैसा नहीं है, क्योंकि वो आप कंप्लेंट करते हैं, दर्द होता है, चाऊ चू की आवाज आती है, जैसे दरवाजा खड़खुड़ करता है ना, उसमें ग्रीसिंग कम हो जाती है, उसी तरह से। तो इस पे आपकी डायग्नोसिस बनती है। कई बार लोग इसके लिए एमआरआई कराने पहुंच जाते हैं, जबकि एमआरआई का संधिवात की डायग्नोसिस के लिए खास तौर से घुटने के लिए जरूरत नहीं है। एमआरआई का इंपॉर्टेंस आपके कमर और गर्दन के अंदर बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें साथ में ये भी मालूम पड़ता है कि नर्व कंप्रेशन तो नहीं है। तो एमआरआई वही लोग कराएं जिनको गर्दन के और बैक के पेन है, परंतु जिनको घुटने का दर्द है वो खास तौर से एक्सरे कराएं। तो एक्सरे में दो चीज क्लियर हो जाती है, एक तो आपकी कार्टिलेज की मोटाई कितनी है और दूसरा आपके घुटनों का अलाइनमेंट क्या है, कहीं उसमें बोई डिफॉर्मिटी या नॉकनी डिफॉर्मिटी, ऐसी नॉकनी डिफॉर्मिटी तो नहीं है। क्योंकि ये अगर होगी तो और एग्रीवेट होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस और आप सर्जरी की तरफ तेजी से जाएंगे। तो इस चीज का मेन डायग्नोसिस एक्सरे से होता है। फिर एमआरआई सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में लगती है, जिनका जिक्र मैं अलग वीडियो में करूंगा। अभी मैं खास तौर से चर्चा करूंगा घुटने के ट्रीटमेंट का, घुटने की आर्थराइटिस का। हाथ की आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं और गर्दन और कमर की आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, उसका अलग बनाऊंगा। तो इस वीडियो में अब हम आगे चर्चा करेंगे कि घुटने की आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कैसे करें। इसके देखिए 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस किस बेस पे निकाले जाते हैं? आपके एक्सरे की पोजीशन के बेस पे। अगर मान लीजिए घुटनों के बीच का गैप बहुत ही मार्जिनली कम हुआ या नहीं भी हुआ है कम, पर मरीज शिकायत कर रहा है घुटने में दर्द है, महिला की उम्र 45 से 50 साल के बीच है, पुरुष की उम्र 55 से 60 साल के बीच है, या फिर लंबे समय तक खड़े होकर के वो काम करते हैं, वजन ज्यादा है, तो वो हिसाब से डॉक्टर को आइडिया लग जाता है कि जो घुटने में दर्द हो रहा है वो संधिवात के कारण है। और फिर एक्सरे देखा जाता है तो उसमें इनिशियल चेंजेस आने शुरू होते हैं। उसके बेस पे बोला जाता है कि स्टेज 1 है या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर जब स्टेज 2 में आप पहुंचते हैं तो घुटने की जो दोनों बोन्स हैं, मतलब कार्टिलेज थोड़ी घिस जाती है, गैप मामूली सा कम हो जाता है। सामने देखिए आपको एक्सरे में दिखाया गया है, ये स्टेज 2। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरह से किया जाता है। फिर आती है स्टेज 3, जिसके अंदर एक साइड की कार्टिलेज अंदर या बाहर की साइड की कार्टिलेज बहुत घस जाती है। अब ये स्थिति आते आते आपको या तो बोलैक या फिर नॉकनी, इसकी समस्या आने लगती है, जैसा आप सामने फोटो के अंदर देख पा रहे हैं। तो ये 3rd स्टेज है। और फिर आती है 4थी स्टेज, जिसके अंदर पूरा जॉइंट खराब हो जाता है
और उसमें तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। तो फर्स्ट, सेकंड इनमें दवाइयों से काम चल जाएगा। थर्ड में भी दवाई और अल्टरनेट जो दूसरे तरीके हैं, सपोर्ट सिस्टम है, उससे काम चल जाएगा। पर फोर्थ में तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर इसको आपको स्टेज 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब दर्द घुटने का शुरू ही हुआ है, तो क्या करें। तो इसके अंदर आप 5 प्रोटोकॉल फॉलो करें। पहला, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन घटाएं। दूसरा प्रोटोकॉल क्या होता है, अलाइनमेंट अगर गड़बड़ है, बोनी है, नॉकनी है, तो उसको करेक्ट करें। तो इतनी अर्ली स्टेज में तो नौकनी की समस्या होगी ही नहीं। पर हाँ, अगर बचपन से आपको नौकनी की समस्या है तो वो स्थिति दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में पहले क्या करें, अपना वेट लॉस करें अगर वजन ज्यादा है तो। दूसरा, अलाइनमेंट आपका करेक्ट रहता है इस स्टेज में, स्टेज 1 में। फिर तीसरा, आपके घुटनों के अंदर आपको ओवर यूज अपने जोड़ों का नहीं करना है और नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो एक्सरसाइज की मेरी एक अलग वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो या तो मैं एक्सरसाइज का बनाऊंगा, या पहले हम ट्रीटमेंट पार्ट को कवर करेंगे और साथ में आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। और उसके बाद में चौथा, आपको करना है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिसमें अननेसेसरी आप ज्यादा वॉक ना करें वेट घटाने के लिए, डाइटरी प्रोग्राम ज्वाइन करें। दूसरा, पालती मार के ना बैठें, जमीन पे ना बैठें, देसी टॉयलेट यूज ना करें, कमोड यूज करें, अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, लिफ्ट यूज करें। और सबसे आखिरी, अगर फिर भी दर्द है तो हल्का गर्म सिकाई करें। इसके साथ में दवाइयां क्या लें, अक्सर डॉक्टर साहब को दर्द निवारक दवाइयां देते हैं, पैरासीटामोल या ऐसे एसिटामिनोफेन या फिर न्यूकॉक्सिया, इस तरह की दवाइयां दर्द निवारक गोलियां लिखते हैं। पर उनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हो सकता है कि आपके लिवर किडनी पर असर आए। तो इन दर्द निवारक गोलियों का लिमिटेड इस्तेमाल करें। उसकी जगह मैं अक्सर आपको क्या बोलता हूं कि आप जॉइंट प्रेस जैसा सप्लीमेंट लें, जिसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे ग्लूकोजामीन है, कोलेजन है, और उसके साथ में करक्यूमिन है, रोजेप एक्सट्रैक्ट है जो आपकी दर्द सूजन कम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें इंग्रेडिएंट है स्पिनेशिया ओलेरेसिया, जो सीडीआरआई का रिसर्च प्रोडक्ट है, जिससे आपके घुटने की कार्टिलेज रिपेयर होती है। तो जो घुटने की कार्टिलेज की मोटाई घट रही है, वो मोटाई घटना रुक जाएगी, और ये लॉन्ग रन के अंदर आपके एक्सरेज में दिखाई भी देती है। देखिए, इस पेशेंट ने लगातार 1 साल तक जॉइंट फ्रेश का इस्तेमाल किया, इसके घुटने की कार्टिलेज में इंप्रूवमेंट क्लियर देखा जा सकता है। इसके साथ में दर्द को, सूजन को कम करने के लिए 4 स्टेप टैबलेट लें। तो एक तरफ आपका दर्द सूजन कम होगा, दूसरी तरफ आपके कार्टिलेज का डीजेनरेशन रुकेगा, तो आप आगे इसका प्रोग्रेशन रोक पाएंगे, स्टेज 2 स्टेज 3 में जाने से बचेंगे। पर सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो क्यों रहा है, आपकी उम्र के कारण, डीजेनरेशन के कारण। तो इन दवाइयों से आप अपनी बीमारियों के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, पर जीवन भर के लिए खत्म नहीं कर सकते। तो जब आप इन दवाइयों को बंद कर देंगे, फिर प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जॉइंट फ्रेश जैसी टैबलेट या ऑन्टोस जैसी टैबलेट आपको लंबे समय तक चालू रखनी पड़ेगी। स्टेज 1 में जैसे ही आपके साइन सिम्टम, दर्द सूजन चला जाता है, सूजन तो वैसे भी नहीं होती, दर्द होता है, तो वो जब क्लियर हो जाता है तो 4 स्टेप बंद हो जाएगी। फिर जॉइंट फ्रेश या ऑन्टोस का आप लगातार सेवन करें, अपना वेट कंट्रोल करें, अलाइनमेंट आपका पहले से करेक्ट है, एक्सरसाइज करें, प्रोटोकॉल लाइफ स्टाइल चेंजेस के प्रोटोकॉल फॉलो करें। कभी दर्द आता है तो सिकाई करें, कभी ज्यादा दर्द होता है तो दर्द की गोली, दर्द निवारक गोली जैसे जीरोडॉल, पैरासीटामोल, इनका इस्तेमाल करें। तो इसके साथ में ट्रीटमेंट का पार्ट हमने शुरू किया है। अब अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्टेज 2 और 3 में अगर आपका पैर है, घुटना है, तो हमको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो स्टेज 2 और 3 का ट्रीटमेंट हम समझेंगे, और स्टेज 4 में तो आपको सीधा सर्जरी ही कराना होता है। फिर इसके बाद में हम दूसरी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे चर्चा करेंगे, जैसे हाथों के अंदर अगर संधिवात हुआ, कमर में और आपके गर्दन में अगर संधिवात हुआ, तो उस स्थिति में क्या करने का, या हिप में हुआ तो क्या करने का। तो उन चीजों पर फिर हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। फिर साथ में जो दूसरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, लूपस, गाउटी आर्थराइटिस, उन सब की चर्चा भी हम आगे करेंगे। फाइब्रोमाइल्जिया या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब तक अगर आपने देखा है, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर भी आपको अगर किसी सपोर्ट की जरूरत है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी जिससे आप अपनी सर्जरी को अवॉइड कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।